जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट्स में भी हमें स्पष्टता थी कि एक भाषा एक राष्ट्र या जो होमोजेनिटी होती है सर, एक रूपता होती है, उससे हमारा नेशन बिल्डिंग कभी नहीं हो पाएगा, बल्कि डाइवर्सिटी से नेशन बिल्डिंग होगा। अलग अलग भाषा, अलग अलग संस्कृति, अलग अलग ज्योग्राफी, अलग अलग आइडियोलॉजी। मैंने कहा कौन सी ऐसी चीज है जो बिना बदलाव के अच्छी रह सकती है? मैंने कहा मेरे संविधान की ये तो खूबसूरती है जिसको तुम बुरा कह रहे हो। यही तो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि संविधान ने आपको ये भी मौका दिया कि जैसे चीजें बदले, समय के साथ सामाजिक स्वीकार्यता बदले, तो आप अपनी चीजों को भी बदलते चलना। अब 47 के बाद जब भारत को आजादी मिल गई, ये डिबेट उन्होंने फिर से उठाई। उन्होंने ये भी कह दिया कि अगर आप पूरी तरह से भारतीय हो तो आपको हिंदी का ज्ञान अनिवार्य है। तो साउथ के एक मेंबर इस पे खड़ा होकर बोलते हैं कि आपका कहने का मतलब क्या ये है कि मैं पूरी तरह से भारतीय नहीं हूं अगर मुझे हिंदी का ज्ञान नहीं है? तो उन्होंने कह दिया जी हाँ, मेरा बोलने का मतलब यही। तो फिर जवाहरलाल नेहरू आर धुलेकर साहब के पास जाके उनको बोलते समझाते हैं, ऐसा करके आप भारत की समस्या को बढ़ा रहे हो, कम नहीं कर रहे। दरअसल एक ऐसा सिस्टम है कि पूरे वर्ल्ड के कॉन्स्टिट्यूशन को हमने लिया, मिक्स किया, ग्रैंड किया और नीचे जो जूस निकला वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आ गया। कट कॉपी पेस्ट। एग्जैक्टली, कट कॉपी पेस्ट। हमारा मूल क्या है, हमारी आइडेंटिटी क्या है? अब एक सच्चाई बता रहा हूं, हो सकता है कुछ लोगों को बुरा लग सकता है। आप किसी भी धर्म की किताब उठा लीजिए, किसी भी धर्म की, कौन सा धर्म आपको पुरुष महिला समानता दिखा देता है, बता दीजिए। और नहीं तो एक तरफ रखिए इंडियन संविधान, जिसने खुलकर कहा है पुरुष महिला समान होंगे। बहुत से लोग बोलते हैं कि क्योंकि हम पहले ब्रिटिशर्स के गुलाम थे तो ब्रिटिशर्स ने हमारे ऊपर शासन किया था। तो आज के टाइम पे, प्रेजेंट टाइम पर जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है और उस टाइम पर जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन को अपनाया था, उस कॉन्स्टिट्यूशन में और आज के कॉन्स्टिट्यूशन में क्या कोई डिफरेंस है? जब हमने उस टाइम पे ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था और आज के समय में इसकी क्या सेम रिलीवेंस है? क्या इसकी प्रासंगिकता हो सकती है आज के प्रेजेंट टाइम पे? हाय एवरीवन, लेट्स क्रैक यूपीएससी हिंदी में आप सभी का भरपूर स्वागत है। वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस समय आप यदि अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको अनअकैडमी दे रहा है फ्लैट 60% का डिस्काउंट और एश्योर ऑफर। क्या होता है एश्योर ऑफर? जिसमें यदि आप 2026 में आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता है तो हम वादा करते हैं कि हम आपको 2027 में पूरी तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएंगे। ये ऑफर बहुत लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए है। इसके लिए जरूरी है कुछ कंडीशंस आपने फुलफिल करनी चाहिए ताकि जेन्युइन विद्यार्थी तक हम पहुंच सके। साथ ही साथ यदि 2025 आप देने जा रहे हैं तो ये क्रैश कोर्स जो आपको 11,999 में दिया जा रहा है, इसमें सबसे बड़ी बात है कि यदि आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करते हैं तो हम आपको मेंस पूरी तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएंगे। तो यदि आप 25-26 की प्लानिंग कर रहे हैं तो ये बेस्ट टाइम है, बेस्ट ऑफर है। पर सबसे ज्यादा जरूरी मैं कहूंगा कि यदि आप सीरियस कैंडिडेट हैं तो आप इस समय तैयारी करिए। आपके पास पर्याप्त समय रहेगा जब आप अपने सिलेबस को, अपने रिवीजन को और प्रैक्टिस को कंप्लीट कर सकते हैं। तो मिस मत करिएगा, ये ऑफर लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए ही है। सर जॉन स्ट्रेची एक इंडियन ब्रिटिश सिविल सर्वेंट थे। वो सभी सिविल सर्वेंट्स को ट्रेनिंग दिया करते थे और ट्रेनिंग देते टाइम वो सभी सिविल सर्वेंट को बोलते थे कि हिंदुस्तान ना तो था ना हिंदुस्तान रहेगा। और वो अकेले ऐसे नहीं थे। अगर इंडियन हिस्ट्री में हम बात करें तो ऐसे बहुत सारे लोग थे जिन्होंने इस चीज़ को बोला था। जैसे अगर मैं चर्चिल के बारे में बात करूं तो चर्चिल का मानना भी यही था। इंडियंस के माइंड पे वो क्वेश्चन मार्क लगाते थे। उसी तरह से जब हम लेटर ऑन और आगे बढ़ेंगे तो हमें ओबामा के द्वारा भी CNN के एक इंटरव्यू को देखते हुए उन्होंने ये बात बोली थी कि हिंदुस्तान टुकड़े टुकड़ों में बंट जाएगा। पर रियलिटी ये देखें तो क्या सच में आज ऐसा है? अगर पड़ोसी देशों को भी देखें, हिंदुस्तान दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र आज जिस कंडीशन में था उससे बेहतर कंडीशन में है। दरअसल हम बात करते हैं रिपब्लिक डे के बारे में। तो जब हम रिपब्लिक डे के बारे में बात करेंगे तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की एक जो देन है, क्या इसकी इंपॉर्टेंस रही है, इसको बिना हिस्ट्री में जाने हम नहीं जान सकते। मेरे साथ इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए द लीजेंड मधुकर कोटावे सर और हिस्ट्री के फैकल्टी अनुज गर्ग सर हैं। बात करेंगे डिटेल से। सर वेलकम टू द पॉडकास्ट। थैंक यू वेरी मच। सर बताइए, जो हमारा भारत आज हम जो रिपब्लिक डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, ये एक हम बोल सकते हैं एक बड़ी आइडेंटिटी है पूरे वर्ल्ड में। क्या आप इस बारे में कहना चाहेंगे कि जो हमारा रिपब्लिक डे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, भारतीय संविधान की क्या इसमें भूमिका रही है, क्या इसका कंट्रीब्यूशन रहा है पूरे वर्ल्ड में? अगर हम आज अपनी पोजीशन देखें तो हम कहाँ पर स्टैंड करते हैं? अगर मैं कहूँ
पॉलिटिकली, तो रियल में जो पूरा यूरोप इस बारे में दावे करता था, जिनकी भविष्यवाणियां कभी गलत नहीं होती थी, वे आज अपनी भविष्यवाणियों पर शायद ना केवल पुनर्विचार करेंगे बल्कि वो वापस लेना चाहेंगे। और इसमें सबसे ज्यादा योगदान अगर कहीं किसी चीज का कहूं तो वो है भारतीय संविधान का। मैं जानता हूं कि कई बार लोग क्या करते हैं कि उनकी नफरत संविधान के प्रति नहीं है, कई बार किसी पर्टिकुलर व्यक्तित्व के प्रति हो जाने के कारण वे संविधान से भी नफरत कर रहे हैं। और सच्चाई तो यह है कि उन्हें नफरत करने का हक भी संविधान दे रहा है। मतलब भारतीय संविधान में जो मुझे सबसे ज्यादा खूबसूरत लगता है कि उसने सबको लेकर चलने की जो व्यवस्था कायम की, जो आज हमारी एक बड़ी पहचान बन चुका है। जैसे अमेरिका के बारे में कहा जाता है कि अमेरिका भी हमारे जैसा डाइवर्सिफाइड था, लेकिन वो मेल्टिंग पॉइंट पर कन्वर्ट हो गया है। आज वहां की कल्चर, वहां के लोग, जो कभी जर्मन होता था आज वो अमेरिकन है, जो कभी फ्रांसीस होता था वो आज अमेरिकन है, जो ब्रिटिशर्स था वो भी अमेरिकन हो चुका है। लेकिन हमारे भारत में मैं मतलब कल्चरी मराठी कहता हूं आज भी अपने आप को, लेकिन मैं भारतीय हूं, ये मेरे लिए और भी बड़ी प्रायोरिटी हो जाती है। ये बहुत बड़ी बात है कि हमने एक ऐसी व्यवस्था कायम की जिसमें व्यक्ति के अपने सांस्कृतिक पहचान भी बनी रही और एक राष्ट्र के रूप में भी हम आगे बढ़ गए। और मैं आपको बताऊं कि इंटरनेशनल रिलेशन में केवल भारतीय राष्ट्र के कारण राष्ट्र की एक नई परिभाषा गढ़नी पड़ गई। नहीं तो राष्ट्र की जो परंपरागत परिभाषा थी, उस परिभाषा में तो भारत कहीं से कहां तक फिट ही नहीं होता था। तो सारे परंपराओं को तोड़ने की काबिलियत अगर किसी किताब में है तो वह भारतीय संविधान। क्या कहेंगे जरा? सर, सबसे पहले तो जितने भी व्यूअर्स हैं उन सभी को गणतंत्र दिवस की, भारत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जैसे कि सर दो बातें हैं कि शिवम सर ने कहा कि कभी ब्रिटिश को विश्वास नहीं था कि भारत एक राष्ट्र के रूप में उभर पाएगा या सस्टेन कर पाएगा। आपने उस पर कहा कि भारत ने राष्ट्र के रूप में अपने आप को कायम करके जो पश्चिम के देश हैं उनको भी विचार करने पे विवश कर दिया है कि शायद उनको अपने वर्ड्स वापस लेना चाहिए। मैं कहूँगा सर, केवल उन्हें अपने कहे गए कथनों पे ही पुनः विचार नहीं करना चाहिए, बल्कि उनको सीखना भी चाहिए। ये बहुत बड़ी बात, क्योंकि सर जब पूरी दुनिया में नेशन बिल्डिंग यानी कि राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया चल रही थी, तो वो मॉडल बहुत सिंपल रहा, एक भाषा एक राष्ट्र, एक जर्मन भाषा एक जाति, एक भाषा एक राष्ट्र, जर्मन भाषा जर्मनी राष्ट्र, स्पेनिश भाषा स्पेन राष्ट्र, फ्रेंच भाषा फ्रांस राष्ट्र। तो जब ब्रिटिश भारत पे रूल कर रहे थे, आपने उदाहरण दिया, उसके पहले भी एक व्यक्ति थे जिनका नाम था वैलेंटाइन शिरोल। उन्होंने किताब लिखी थी एक, द फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट, द इंडियन अनरेस्ट नाम की किताब लिखी थी। और उसमें उन्होंने द फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट यानी कि भारत के अशांति के पिता बाल गंगाधर तिलक को कहा था। तो वैलेंटाइन शिरोल ने भी कहा कि भारत केवल एक भौगोलिक स्थिति है, एक राष्ट्र नहीं है। क्योंकि सर मजेदार बात यह है, तो वो एग्जाम्पल भी लिखता है, वो बोलता है कि जितना मुझे जर्मनी और फ्रांस के बीच में विविधता देखने को नहीं मिलती है, उससे ज्यादा विविधता मुझे पंजाब और बंगाल में देखने को मिलती है। तो उनके हिसाब से कभी इतनी विविधता से एक राष्ट्र नहीं बन सकता था। तो भारत में जब उन्होंने इतनी विविधता देखी तो उनके हिसाब से राष्ट्र का मॉडल हो ही नहीं सकता था। लेकिन सर जरूरी नहीं है कि वेस्ट जिस तरीके से देखे या पश्चिम जिस तरीके से देखे, राष्ट्र निर्माण की वही प्रक्रिया सही हो, कॉन्स्टिट्यूशन की वही प्रक्रिया सही हो। हमने अपना एक अनोखा मॉडल निकाला कि भाई तुम्हारे यहाँ पे जर्मन भाषा जर्मनी राष्ट्र, स्पेनिश भाषा स्पेन राष्ट्र, हमारे यहाँ पे तेलुगु भी है, तमिल भी है, बंगाली भी है, हिंदी भी है, उसके बाद भी हम एक राष्ट्र हो सकते हैं। नहीं मतलब जो आपने एक पॉइंट कहा ना कि जो चश्मा उन्होंने पहन के रखा था, अब उनको लगता होगा कि सच में एक इस तरीके का विचार भी कायम हो सकता है। और यूरोपियन यूनियन बनी, उसमें से ब्रेक्जिट भी हो गया। ये लोग एक यूनियन में नहीं रह पाए, एक राष्ट्र में क्या रह पाएंगे। और इसी से सर मुझे संविधान सभा के समय की एक डिबेट भी याद आती है। तो एक मेंबर हुआ करते थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, उनका नाम था आर धुलेकर। और ये बातें संविधान सभा जब बनी थी, मतलब आजादी के पहले की बातें, तो उनका बड़ा इस बात पे जोर था कि हिंदी राष्ट्रभाषा हो, और अगर आप हिंदी को अपन को बहुत अच्छे तरह से प्रमोट करना है, हिंदी राष्ट्रभाषा होना चाहिए। अब ये बात सर तब तो वो ज्यादा अच्छे तरह से इसको कायम नहीं कर पाए क्योंकि देश के सामने आजादी ज्यादा बड़ा मुद्दा था, तो हिंदी की बात कहीं ना कहीं दब गई। अब 47 के बाद जब भारत को आजादी मिल गई, ये डिबेट उन्होंने फिर से उठाई।
उन्होंने ये भी कह दिया कि अगर आप पूरी तरह से भारतीय हो तो आपको हिंदी का ज्ञान अनिवार्य है। तो साउथ के एक मेंबर इस पे खड़ा होकर बोलते हैं कि आपका कहने का मतलब क्या ये है कि मैं पूरी तरह से भारतीय नहीं हूं अगर मुझे हिंदी का ज्ञान नहीं है? तो उन्होंने कह दिया जी हाँ, मेरा बोलने का मतलब यही है। तो फिर जवाहरलाल नेहरू आर धुलेकर साहब के पास जाके उनको बोलते समझाते हैं, ऐसा करके आप भारत की समस्या को बढ़ा रहे हो, कम नहीं कर रहे हो। तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट्स में भी हमें स्पष्टता थी कि एक भाषा एक राष्ट्र या जो होमोजेनिटी होती है सर, एक रूपता होती है, उससे हमारा नेशन बिल्डिंग कभी नहीं हो पाएगा, बल्कि डाइवर्सिटी से नेशन बिल्डिंग होगा। अलग अलग भाषा, अलग अलग संस्कृति, अलग अलग ज्योग्राफी, अलग अलग आइडियोलॉजी, और ये एक बहुत शानदार बात जो एक्सेप्टेंस, मतलब मैं आपको कहूं सर कि yes. इस समय दुनिया की 70% प्रॉब्लम मैं इंडियन मॉडल में खत्म कर सकता हूं, केवल एक्सेप्टेंस, बहुत बड़ी स्वीकार्यता किसी भी चीज। मतलब आप मुझे एक सिंपल सी बात बताइए, थ्योरेटिकली कहे कि अगर यूरोप में किसी को संत बनाना हो तो क्या टाइम लगता है? एक प्रोसेस होती है संत बनाने की, और आज मैं और आप आईआईटी को बाबा भी मान लेते हैं। सर आपके बालों से तो लगता है आप भी कभी बाबा बनना अगर मतलब मैं कहूँ, सच बताऊं कि अगर मुझे कभी बाबा बनने का मौका मिला, क्योंकि अगर बच्चों ने मुझे उतना सपोर्ट नहीं किया, तो मेरी मूल किताब संविधान ही रहेगी। और मैं, हो सकता है कि भविष्य में फिर रामायण और महाभारत के साथ साथ संविधान को भी उतने ही रस के साथ और उतने ही श्लोकों के साथ बताना चाहूंगा, क्योंकि इस किताब में, इस ग्रंथ में जो एक्सेप्टेंस सिखाने की परंपरा भारतीयों के अंदर लाई है, वो दुनिया में शायद ही किसी और के पास। और कुछ तो बात होगी कि भारतीय संविधान में रामायण और महाभारत के फोटोज का भी इस्तेमाल किया गया। बिल्कुल। हम बात कर रहे थे सर एक हिस्ट्रिकल एस्पेक्ट के बारे में, कि जो अंग्रेजों का हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को, हमारी इन चीज़ों को देखने का एक चश्मा था। शानदार बात, इंटरेस्टिंग बात ये है कि इन्हीं वेस्टर्न कंट्रीज़ के बहुत सारे लोगों को हम एज ए गेस्ट बुलाते हैं अपने रिपब्लिक डे में, और इसी भारत की सांस्कृतिक विविधता के बारे में, जो हम एक नेशन बिल्डिंग के बारे में बात करते हैं, हम अपना वो शौर्य उनको अपने कर्तव्य पथ पर दिखाते हैं कि ये है हमारा एक भारत। यही कॉन्स्टिट्यूशन था, इसी कॉन्स्टिट्यूशन ने आज के भारत को बनाया है। शानदार चीज़ देखते हैं कि जब रैली होती है तो हर एक स्टेट की सारी जो कल्चर है पूरा दिखाया जाता है। हम अपनी आर्मी, जो भी हमने आज तक अचीव किया है, हर एक चीज़ को हम दिखाते हैं। तो आज उनका एक जो उस टाइम का चश्मा था, कहीं ना कहीं हमने इस चीज़ को इस्टेब्लिश किया है कि चलिए, जो भी आपका उस टाइम पे मानना था, आज आप आके देखिए कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं। तो एक बड़ा शानदार एस्पेक्ट था। सर मैं आपसे पूछना चाहूँगा अनुसार एक चीज़, कि कुछ क्रिटिक्स के द्वारा या फिर कुछ लोगों के द्वारा एक चीज़ ये भी बोली जाती है जब भी हम कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करते हैं, कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक जो हिस्ट्रिकल एस्पेक्ट है, बहुत से लोग बोलते हैं कि क्योंकि हम पहले ब्रिटिशर्स के गुलाम थे तो ब्रिटिशर्स ने हमारे ऊपर शासन किया था। तो आज के टाइम पे, प्रेजेंट टाइम पर जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, और उस टाइम पर जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन को अपनाया था, उस कॉन्स्टिट्यूशन में और आज के कॉन्स्टिट्यूशन में क्या कोई डिफरेंस है? जब हमने उस टाइम पे ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था और आज के समय में इसकी क्या सेम रिलीवेंस है? क्या इसकी प्रासंगिकता हो सकती है आज के प्रेजेंट टाइम पे? देखिए, मतलब आपका बेसिकली प्रश्न ये है कि क्या भारत का संविधान जब बना तो वो एक फ्यूचरिस्टिक दृष्टिकोण से बना था कि भविष्य की जो हमारी एस्पिरेशंस हैं उनको भी कहीं ना कहीं वो सेटिस्फाई कर पाए। तो मुझे लगता है डेफिनेटली, मतलब प्रासंगिकता जितनी आज से 75 साल पहले कॉन्स्टिट्यूशन की रही होगी, उतनी ही आज भी है। इसका कारण क्या है? आप पूरे डीपीएसपी को देख लो, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, राज्य की नीति निर्देशक तत्व है, तो वो फ्यूचर की एस्पिरेशंस को ही तो कहीं ना कहीं कैरी कर रहा है कि अगर कोई व्यक्ति है वो एक पोषण लेवल तक, पोषण स्तर तक नहीं पहुंच पा रहे, तो स्टेट के द्वारा वैसी योजनाएं बनाई जाएंगी। कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो खुद से एक प्रति व्यक्ति आय तक नहीं पहुंच पा रहे, तो राज्य के द्वारा उसको कहीं ना कहीं सपोर्ट किया जाएगा, वैसी नीतियों को बनाया जाएगा। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने, संविधान निर्माताकर्ताओं ने एक जो दिशा निर्देश दिया कि आने वाली सरकारें जब अपनी नीतियों को बनाएं तो इन चीजों का ध्यान रखें कि इक्वलिटी जो है वो स्थापित हो पाए, समानता, असमानता कम हो पाए, वर्कर्स को भी कहीं ना कहीं एक प्रकार से जो वर्किंग कंडीशन है वो अच्छी हो, है ना, और उसके साथ साथ राज्य का सपोर्ट भी रहे कहीं ना कहीं कि कोई व्यक्ति जो है न्यूट्रिशनल लेवल तक, पोषण स्तर तक नहीं पहुंच पा रहे, वो पहुंच पाए। तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली ये एक भविष्यवादी दृष्टिकोण से बनाया गया था, और आज भी वो चीजें अपन को गाइड करती हैं। जैसे मैंने डीपीएसपी की ही बात करी,
और अगर वो भविष्यवादी दृष्टिकोण से संविधान बनाया गया है तो कहीं ना कहीं उसकी प्रासंगिकता आज भी हो जाती है। और दूसरी बात यह कि मान लो कोई चीज और भी ज्यादा अपन को चाहिए, जैसे आर्टिकल 21 है, उसका स्कोप जो था वो एक सीमित, मान लीजिए उस आज के हिसाब से सीमित है मान लीजिए, और लेकिन उस समय के हिसाब से वो परिपूर्ण था, लेकिन उसमें भी तो विस्तार हुआ ही है समय के साथ साथ। आपको राइट टू प्राइवेसी मिला है, निजता का अधिकार मिला है, तो स्कोप तो बढ़ता जा रहा है ना। मतलब जो हमने संशोधन की भी प्रक्रिया रखी संविधान में, वो भी तो एक प्रकार से इसको फ्यूचरिस्टिक बना देता है। सर मैं मतलब बिल्कुल सर की बात से बिल्कुल कहूंगा कि 100% चीज, जो बड़ी चीज मैं कहूंगा दो चीजें, जैसे डीपीएसपी की बात करें, एक्चुअल में जब डिबेट हो रहा था तो फंडामेंटल राइट्स बहुत दिए जा रहे थे। जी जी। तो कई सारे जो मेंबर थे वो इस बात में आए कि भाई अभी हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट, पावर्टी, रिसोर्सेस, ये इतने बड़े चैलेंजेस हैं, और अगर हम नागरिकों को इतने राइट्स दे देंगे तो फिर गवर्नमेंट वर्क कैसे कर पाएगी। तब इन्होंने कहा कि चलो भाई फिल्टर कर लेते हैं, जो अभी बिल्कुल चाहिए वो राइट्स रख लेते हैं, और जो भविष्य में धीमे धीमे हम जनता को दे सकेंगे उन्हें डीपीएसपी के रूप में शामिल कर देते हैं। तो डीपीएसपी के रूप में हमने भविष्य भी तय कर दिया था जी। और जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को हम लिविंग डॉक्यूमेंट मानते हैं, जी, ये जो एक खूबसूरती हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है कि जैसे चीजें बदलेगी, मतलब मैं आपको बताऊं कि हमारे कुछ मित्र है, उनके साथ कई बार बहस हो जाती है क्योंकि उन्होंने तैयारी वारी नहीं की होती है। वो कहते हैं अगर इतना अच्छा संविधान है तो बदल क्यों रहे हैं। मैंने कहा कौन सी ऐसी चीज है जो बिना बदलाव के अच्छी रह सकती है। मतलब परिवर्तन, आप हाँ, अपना कलर भी तो बदल हाँ, मतलब नहीं, परिवर्तन संसार का नियम है, और वही चीज जिंदा रह पाएगी, सस्टेन रह पाएगी, जिसमें बदलने की काबिलियत होगी। मैं क्या, मेरे संविधान की ये तो खूबसूरती है जिसको तुम बुरा कह रहे हो। यही तो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि संविधान ने आपको ये भी मौका दिया कि जैसे चीजें बदले, समय के साथ सामाजिक स्वीकार्यता बदले, तो आप अपनी चीजों को भी बदलते चलना। आज मुझे बताइए कि वो जो टेलीग्राफ था, आज अगर टेलीग्राफ की चीजें अपनाएंगे तो वो किस काम की होगी, क्योंकि आज का जो युग है वो टेलीग्राफ वाला युग थोड़ी रहा है। तो चीजें अगर आप समय के साथ बदलने की क्षमता रखते हैं, इसका मतलब हमारे संविधान निर्माता इतने परिपक्व थे कि वो जानते थे कि आज हम जो चीज कह रहे हैं हो सकता है कल वो सही और उतनी फिट ना बैठे, तो उनके पास मौका रहे चीजों को बदलने का। कई बार सर ऐसे क्रिटिक्स के लिए एक ये भी बात होती है कि मैं कई बार सोचता हूँ कि जो लोग ये कहते हैं कि भारत के संविधान को बदलने की ज़रूरत है, या फिर जो भी क्रिटिक्स होते हैं उनको, मेरा ये मानना होता है कि एक बार आप इमेजिन करके देखिए कि आप नॉर्थ कोरिया में होते हैं। तो हो सकता है अगर आप प्रेजेंट कंडीशन वहाँ की देखें तो आपका दिल घबरा जाए, टेंशन में आ जाओ। पाकिस्तान बांग्लादेश, हाँ, ज्यादा दूर क्यों जाए, इतना दूर ना जाए। बिल्कुल। अभी बांग्लादेश में जो इंसिडेंट्स चल रहे हैं, पाकिस्तान में कोई भी कभी भी कुछ भी हो सकता है वहाँ ऐसी कंडीशन में। तो अगर आज मैं कुछ भी आपसे खुल के बोल पा रहा हूँ, आपका जो मन किया आपने जो बोल दिया, आपको सारा जो अभिव्यक्ति की आज़ादी मिली हुई है, जो सारी लिबर्टी राइट्स जो कुछ दिया है, वो सब कुछ इस संविधान की देन है। तो ऐसे लोगों के लिए एक बेहतरीन आंसर कि वो इस चीज़ को अगर बोल पा रहे हैं, वो भी वजह संविधान की ही है। तो मैं इसमें जो जोड़ना चाहूँगा सर, मुझे बताइए, पाकिस्तान ईस्ट और वेस्ट, जिसे आज हम बांग्लादेश और पाकिस्तान कह रहे हैं, धर्म एक, लगभग उनका कल्चर एक, थोड़ा सा भाषा का अंतर था, कल्चर में भाषा के कारण और ऑब्वियसली वहां की ज्योग्राफी के कारण ईस्ट और वेस्ट में डिफरेंस था। वे केवल इतना सा डिफरेंस एक्सेप्ट नहीं कर पाए हैं। ये भारत में ना रिलीजन की बात करिए, ना लैंग्वेज की बात करिए, ना कल्चर की, आप खाने पीने तक की बात कर लीजिए तो हम इतने अलग हैं कि शायद आपको जो चीज अच्छी लग रही होगी, मैं कहूंगा यार ये कैसे खा रहा है ये आदमी, लेकिन आज हम साथ में बैठकर फिर भी खाते हैं। सर मतलब यही छोटे छोटे डिफरेंस तो पूरे अरब वर्ल्ड में यही तो है। वो छोटे छोटे डिफरेंस की वजह से इतना एक्सट्रीमिज्म है, इतना ज्यादा चरमवाद है। तो वही है कि आप जो बोल रहे थे ना, एक वर्ड आपने बहुत अच्छा बोला था, एक्सेप्टेंस, स्वीकार्यता जो है कॉन्स्टिट्यूशन में, और वो कहीं ना कहीं सर इतिहास से आता है। वो हमारे हाँ, डीएनए भी ये है, बिल्कुल है, ये हमारे हमारे मतलब सच में है, हमारे ब्लड में है। मतलब आज कोई भी नया विचार, नया व्यक्ति भी आएगा तो हम डायरेक्ट उसको नकारते नहीं, हम सोचते शायद ऐसा भी हो सकता है भाई। बिल्कुल। एक पर्सपेक्टिव ये और रहता है सर कि जब भी हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तौर पे बात कर रहे होते हैं तो बहुत सारे लोगों के द्वारा ये भी आरोप लगाया जाता है कि जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है दरअसल एक ऐसा सिस्टम है कि पूरे वर्ल्ड के कॉन्स्टिट्यूशन को हमने लिया
मिक्स किया, ग्राइंड किया और नीचे जो जूस निकला वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आ गया। कट कॉपी पेस्ट। एग्जैक्टली, कट कॉपी पेस्ट। हमारा मूल क्या है, हमारी आइडेंटिटी क्या है, इस पे आपका क्या पर्सपेक्टिव है, वो मैं आपसे जानना चाहूंगा। मतलब मैं कहूंगा कि सबसे पहली बात तो वो जूस जो मिला, अगर वो टेस्टी और सबसे हाँ, बेस्ट है तो बिल्कुल, बुराई क्या है, पहली बुराई बात क्या है, तो। सही बात है। हाँ, पर ये चीज तो मैं पूरी तरह से नकार सकता हूं कि वो जूस है। उसका रीजन क्या है? एक काफी अच्छे वेस्टर्न थिंकर रहे हैं ऑस्टिन, इन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बहुत कुछ लिखा और बहुत सारी बातों को बहुत डिटेल में भी समझाया। हमने निश्चित ही दुनिया भर की सबसे बेहतरीन व्यवस्थाओं की बेहतरीन चीजों को शामिल किया, लेकिन हमने उन्हें एज इट इज उठाकर रख नहीं दिया है। हमने उसके अंदर वो मॉडिफिकेशन किया है जो हमारी व्यवस्था के लिए ज्यादा सुटेबल था। देखिए, हम कोई ऐसा सिस्टम बनाने के लिए बैठे नहीं थे कि जो दुनिया में पहली बार आएगा। जैसे अमेरिकन जब अपना संविधान लिखने बैठे थे तो वो एक बड़े खुन्नस में थे कि वो डेमोक्रेसी तो चाहते हैं, लेकिन वो वैसी डेमोक्रेसी नहीं चाहते जो कि ब्रिटिशर्स की थी। और इसलिए उन्होंने रिपब्लिक पर कुछ ज्यादा ही एम्फेसाइज किया है। हम लोग इस बात में परिपक्व थे कि भाई हमारी शत्रुता नहीं है, हमें तो अपने नागरिकों के कल्याण के लिए बहुत ही अद्भुत और बेहतरीन व्यवस्था लानी जिसमें वो आसानी से आगे भी बढ़ सके। जैसे एक जीवंत उदाहरण लेंगे हम कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 1935 की बात करें कि बहुत कुछ वहां से लिया गया, लेकिन रियलिटी में जो वहां से ली गई चीजें हैं, आप देखेंगे कि बहुत सारी चीजों को बदलते हुए लिया गया है। एज इट इज किसी भी जगह से नहीं ली हमने। आप अगर भारतीय संविधान का जो भी सोर्स आप देखते हैं, आप कोई एक सोर्स को उठा के देखिए, आपको लगेगा यार इसको भी इंडियननेस है। मतलब हम कह सकते हैं कि भाई हमने चीजें तो अलग अलग जगह से लाई। मेरा जूता है जापानी, पतलून इंग्लिस्तानी, मतलब सर पे लाल टोपी रूसी, लेकिन दिल है हिंदुस्तानी। तो जो उसका सेंटर पॉइंट जो है, दिल जो है, वो पूरी तरह से हिंदुस्तानी रखा गया है। मुझे लगता है कि जो लोग नहीं, जिनको नहीं ऊपरी नॉलेज होगा, वो इस तरीके के विचार रखते। मेरे कई मित्रों के साथ भी ऐसा हो जाता है। मैंने एक वीडियो भी बना दिया था, हमारे ग्रुप में एक डाला, कॉपी पेस्ट डे की शुभकामनाएं। कॉपी पेस्ट डे की शुभकामनाएं। तो एक ने कंट्रोल सी कंट्रोल वी डाल दिया था। तो फिर मैंने उसी समय 2-3 घंटे में एक वीडियो बनाया कि इस तरीके के अगर आप शब्द बोल पा रहे तो ये भी संविधान की देन है। अगर तो उस किताब की जगह संबोधित करते हुए बनाया स्पष्ट रूप से, और उसके बाद मैंने उस ग्रुप में डाला भी। उसके बाद उनका क्या फीडबैक था? उन्होंने मुझे एक लिस्ट भेजी। अब उनका जो दुख था कि वो व्यक्ति ABCD भी नहीं जानता, और मुझे बाद में एहसास हुआ कि मूर्खों से लड़ गया मैं। उन्होंने कानून में हो रहे संशोधन और संविधान में हो रहे संशोधन को एक जैसा मान लिया। तो अब मैं उनसे बहस क्या कर सकता हूं कि इतने नए कानून लाए जा रहे। तो मुझे कानून का आना आवश्यकताएं होती है और वो संविधान के अनुरूप आ रही है। संविधान कानून के रास्ते में अवरोध थोड़ी होता है। और सर, इसमें जैसे ये कट कॉपी पेस्ट वाली बात होती है, इसके मल्टीपल एग्जांपल्स हैं। जैसे मैंने अभी एक बोला कि वेस्ट में ये मॉडल बहुत चला, यूनिफॉर्मिटी नेशन, तो संविधान भी वैसे ही चला यूनिफॉर्मिटी के मॉडल पे। भारत में विविधता के मॉडल पे रहा, ठीक है, कि विविधता पे ध्यान दिया गया। तो एक ये डिफरेंस आप देख लो। दूसरा देख लो कि अपन ने ब्रिटेन से या दूसरे देशों, जैसे सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस तो ब्रिटेन का ही रहा ना भारत के ऊपर। तो हमने लिया डेमोक्रेसी, ठीक है, लेकिन हमने रिपब्लिक लिया, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की नहीं ली। हम चाहते तो एक संवैधानिक राजतंत्र की तरफ भी बढ़ सकते थे। हालांकि वो होता नहीं, क्योंकि ब्रिटेन में मोनार्की की अलग स्थिति थी, भारत में अलग स्थिति थी। तो इंडियन वर्जन तो कहीं ना कहीं है ही सही। और आपको एक बहुत अच्छी बात बताता हूं कि आप किसी भी देश के कॉन्स्टिट्यूशन को उठा के देख लो। हम बोल रहे हैं ना, जैसे कि हमने अलग अलग देश के कॉन्स्टिट्यूशन से चीजों को लिया। किसी भी देश के इतिहास में सबसे पहले लिमिटेड डेमोक्रेसी आई है, सीमित मताधिकार आए, उसके बाद यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज यानी कि सार्वभौमिक मताधिकार आए। 1920 में पहली बार तो अमेरिकन ने महिलाओं को वोटिंग, वही तो सर, और 250 साल बाद। हाँ। तो मतलब जब अमेरिका में पहली बार चुनाव हुए थे, 6% व्हाइट मेल ने वोट किया था। 1953 में पहली बार तो उन्होंने अश्वेतों को ये माना कि हाँ, सोचो 1954 हमारे देश के संविधान निर्माता को बने 200 साल होते थे। 1947 में जब संविधान लिख रहे तो वो
हर चीज पे कितना बारीकी से देख रहे हैं। मुझे बताइए, अब एक सच्चाई बता रहा हूं, हो सकता है कुछ लोगों को बुरा लग सकता है सर। आप किसी भी धर्म की किताब उठा लीजिए, किसी भी धर्म की, कौन सा धर्म आपको पुरुष महिला समानता दिखा देता है, बता दीजिए। और नहीं तो एक तरफ रखिए इंडियन संविधान, जिसने खुलकर कहा है पुरुष महिला समान होंगे, और केवल पुरुष महिला नहीं, भारत का प्रत्येक नागरिक समान होगा। मैं यहां चैलेंज दे सकता हूं कि आप कोई भी किताब उठा लीजिए, वो किसी भी रिलीजन की हो, मतलब वास्तविक रूप में अगर किसी चीज के प्रति आपको एक सम्मान या फिर वो एक धन्यवाद देने की कोशिश करनी है, तो वो है भारतीय संविधान। तो वही मेरा मतलब था सर कि अगर कॉपी किया होता तो हम भी सीमित मताधिकार पे जाते ना, सभी को एक साथ नहीं देते थे मताधिकार। ये बहुत बड़ी चीज, मतलब अंतर क्या, और ये बहुत क्रांति, मतलब मुझे तो इस चीज से भी प्रॉब्लम है कि इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट को इंडियन रेवोल्यूशन क्यों नहीं कहा जाता है। ये केवल स्वतंत्रता संघर्ष नहीं था, ये क्रांति भी थी। क्रांति कैसे थी? आप अमेरिकन फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट को अमेरिकन रेवोल्यूशन बोलते हो, वो भी 7 साल चला है। हाँ, और इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट सर क्रांतिकारी था। आप देखो, दुनिया भर में हिंसा हुई, भारत ने अहिंसा का मॉडल। दुनिया भर में सबसे पहले सीमित मताधिकार आए, भारत ने सबको मताधिकार दे दिया। दुनिया भर में कई सारे देशों में एक रूपता के मॉडल पर राष्ट्र निर्माण हुआ, भारत ने विविधता के मॉडल पे किया। तो ये चीजें क्रांतिकारी हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जब हम बात करते हैं सर कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, तो ये जो हमारा इतना खूबसूरत जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है, ये कोई एक दिन की बहुत छोटी घटना तो नहीं है, एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट हमें देखने को मिला है। हम बात करते हैं 2 साल 11 माह 18 दिन, लंबा टाइम लगता है। अब इसकी हम थोड़ा सा हिस्ट्री में अगर जाएं, तो मैं आपसे आपका एक पर्सनल पर्सपेक्टिव जानना चाहता हूं कि जो कुछ इंसिडेंट ऐसे हुए थे इसको बनाने के, वो और ऐसा कौन सा खूबसूरत पार्ट है जो आपको पर्सनली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे बढ़िया लगता है, सबसे अच्छा, आपको जो आपका सबसे पसंदीदा पार्ट हो, या फिर कोई ऐसा इंसिडेंट हो जब हम स्ट्रगल के बारे में बात कर रहे होते हैं, उस टाइम पर जब हमारा संविधान बन रहा था, तो आप किसको चुनना चाहेंगे? किसी के बारे में अगर आप जिक्र। देखिए सर, एक नहीं काफी सारे हैं पहली बात तो, लेकिन मैं एक बताना चाहूंगा क्योंकि मैं चाहता हूं कि काफी सारे यूपीएससी के बच्चे भी इस पॉडकास्ट को देख रहे होंगे, तो उनको शिक्षा के रूप में भी समझ में आए, वो बेहतर तरीके से अपनी तैयारी को भी देख पाए। तो हिस्ट्री के दृष्टिकोण से आपने पूछा, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि संविधान देन ही इतिहास की होता है, क्योंकि आपका एक तरीके से इतिहास चला तो उसी की देन है कि आपका एक तरीके से संविधान बना। और आप लोगों को काफी आश्चर्य होगा, लेकिन मतलब एक बात जो मुझे लगती है सर कि इसमें जो संविधान निर्माता करता थे, केवल उन्हीं का योगदान नहीं रहा, इसमें क्रांतिकारियों का भी योगदान रहा। आप देखो कि भगत सिंह, एचआरए हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1924 में हुई, उसका नाम बदल के एचएसआरए करा गया, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। तो उसमें एस जोड़ा भगत सिंह ने, समाजवाद। तो वो जो सोशलिज्म उन्होंने 1928 में जोड़ा, तो वो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में भी समाजवाद की विचारधारा जोड़ी। तो कितनी ब्यूटीफुल बात है कि पहले हम केवल राजनीतिक स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे कि पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस चाहिए हमको, अंग्रेजों को भगाना है, अंग्रेजों को भगाना है। लेकिन भगत सिंह ने कहा, सुभाष चंद्र बोस ने कहा, जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि हमें राजनीतिक स्वतंत्रता के साथ साथ सामाजिक आर्थिक स्वतंत्रता भी चाहिए, और समाजवाद की विचारधारा जुड़ी। उसी का नतीजा था कि जब 1931 में कांग्रेस का कराची सेशन हुआ, कराची सत्र हुआ, मार्च 29 में वो कराची का 29 मार्च 1931 को वो कराची का सत्र चालू हुआ, तो उस कराची के सत्र में नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम जुड़ा, जिसमें आज के डीपीएसपी की काफी सारी चीजें आप देख सकते हो। और वही चीज फिर कॉन्स्टिट्यूशन में भी 1950 में आपको देखने को मिलेगी। तो कहने का मतलब यह है कि एक मैंने आपको छोटा सा एग्जांपल दिया कि कैसे इतिहास से वो समाजवाद की विचारधारा क्रांतिकारियों से निकल रही है, सुभाष चंद्र बोस से निकल रही है, जवाहरलाल नेहरू से निकल रही है, जिसको बाद में संविधान में भी जगह देखने को मिली। तो अगर आप कनेक्ट करके देखोगे इस तरीके से, तो काफी अच्छी अच्छी चीजें आपको देखने को मिलेगी। और मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि केवल भारत का अगर अप्रोच रहता राजनीतिक स्वतंत्रता का, है ना, या राजनीतिक लोकतंत्र का और सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र का अगर विजन नहीं रहता, तो शायद मुझे लगता है कि वो समावेशी स्वतंत्रता नहीं होती, वो इंक्लूसिव इंडिपेंडेंस नहीं होती। नहीं, फिर हम 75 साल भी नहीं इस तरीके से आगे मना बात है। तो एक ये होता है सर कि जैसे अभी हम बहुत शौर्य के साथ बहुत अच्छे सेलिब्रेशन में अपने रिपब्लिक डे को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं,
लेकिन अभी हम थोड़ा सा अगर फॉरेन पॉलिसी के अगर अप्रोच से देखें तो चूँकि इंडिया के कुछ पड़ोसी देश हैं उनमें काफ़ी अनस्टेबिलिटी हमें देखने को मिल रही है। हम भारत के बारे में जब बात करते हैं तो हमारे पास बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, अलग अलग धर्मों के, अलग अलग जाति के, बहुत डाइवर्स कंडीशंस में हम लोग रहते हैं। स्टिल आज भी हम बहुत शानदार कंडीशन में अपने पूरे देश को एकता के साथ बना के रखने में हम लोग कैपेबल हैं और बहुत अच्छे तरीके से हम स्टैंड करते हैं। हम जब पड़ोसी देशों के बारे में बात करते हैं, जैसा आपने पहले भी बताया कि बहुत छोटी पॉपुलेशन है, सारी धार्मिक चीज़ें हैं, इस्लामिक स्टेट्स हैं, सब कुछ तो ईजी है। इन लोगों को इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन से या फिर हम जैसे अपनी इतनी बड़ी डेमोक्रेसी लेके बैठे हैं, ये हमसे क्या सीख सकते हैं? बिकॉज डेफिनेटली उनकी पीस, अगर वहाँ पीस होगी तो वो हमारे लिए भी एक प्लस पॉजिटिव जो पॉइंट हो जाएगा। तो ऐसा पूरा जो जहाँ पर भी ऐसी अनस्टेबिलिटीज़ हैं पूरे वर्ल्ड में, वो लोग इंडिया से, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या सीख सकते हैं, क्या उन्हें ढूंढना चाहिए इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में, सो दैट पीस के साथ, स्टेबिलिटी के साथ वो लोग भी सर्वाइव कर सकें। लेकिन मेरा एक इसमें वो है सर, क्या वो सीखना भी चाहते हैं? मैं वही कह रहा हूँ कि वो चाहे अगर सीखना होता तो इन 75 वर्षों में सर हमारा ही तो हिस्सा रहे सर। सीखना होता तो 2000 साल में सीख जाते। नहीं, वो तब तो हमारा ही हिस्सा थे, तब तो वही तो मैं तो बोल सीख रहा हूँ। रहे थे, हाँ। लेकिन गलत सीख गए। हाँ, गलत सीख गए कुछ। मतलब मैं कहूंगा कि अगर सच में कुछ सीखना है उनको ही नहीं, मैं आपको बताऊं कि इस समय वेस्टर्न में जो प्रॉब्लम्स चल रही है या अमेरिका में जो चल रही है, ट्रम्प साहब क्या चल रहा चाह रहे हैं अब, कनाडा भी उनके हाथ में आ जाए, ग्रीनलैंड भी आ जाए, गल्फ ऑफ मेक्सिको का नाम बदलने। नाम तो खैर मुझे बदलते लगता रहे। है कि अगर उनका बस चले तो फिर वो साउथ अमेरिका तक पहुंच जाएंगे, क्योंकि वो कहेंगे वहां भी तो अमेरिका शब्द है। क्योंकि अगर चाइना जैसा सोचने लगे कि भाई दक्षिण चीन सागर में नाम चीन आ गया, इसका मतलब वो चीन का हो गया, तो फिर अमेरिका में दक्षिण अमेरिका का हो कि उत्तर अमेरिका का हो, तो फिर ट्रम्प का हो गया। वहां भी अखंड अमेरिका हो रहा है सर। तो रियल में पूरी दुनिया को अगर सीखना होगा तो वो ये है एक्सेप्टेंस, स्वीकार्यता। और केवल ये स्वीकार्यता नहीं कि मेरे विचार तुम्हारे विचारों से अलग हो सकते हैं, मेरे कल्चर, मेरी खान पान, मेरी भाषा, और केवल स्वीकार्यता नहीं, ये बात मानते हुए कि मैं भी उस व्यक्ति के लिए उतना ही अलग हूं जितना कि वो मेरे लिए अलग है। सही बात है, बहुत बढ़िया। अगर आप ये चीज नहीं कर सकते ना, तो मैं आपको बताऊं कि हर चीज में झगड़े हो सकते हैं, हर चीज में। आप विचारों को छोड़िए, भाषा को छोड़िए, मैं केवल इस बात से भी झगड़ा कर सकता हूं कि आपका कलर, आपकी आंखों का दृष्टिकोण, आप क्या देख रहे हैं, हर जगह झगड़ा हो सकता है। जैसे मान लीजिए इस समय आप हमारे उस अपोजिट साइड में चीजों को देख रहे हो, मैं इधर देख रहा हूं, आप कहेंगे सामने व्हाइट कलर है, मैं कहूंगा नहीं हरा कलर है, और झगड़ा कर सकते हैं। जब दोनों अपनी अपनी जगह सही, क्योंकि आप अगर एक्सेप्टेंस रख लोगे ना, और रियल में भारतीय संविधान ने जो एक्सेप्टेंस सिखाया है, और रियल में वो कहेंगे कि हमारे खून में भी आया है, तो वो अगर चीज दुनिया सीख ले तो मुझे लगता है हम पूरे पृथ्वी पर स्वर्ग की स्थापना ला सकते। यूनाइटेड नेशन में P5 स्वीकार्यता ही तो नहीं चाहते कि छठवा कोई आए, IMF और वर्ल्ड बैंक में नहीं चाहते कि किसी का कोटा बढ़े, और वेस्टर्न वाले या नॉर्थ वाले नहीं चाहते कि साउथ वालों का अस्तित्व बढ़े, इजराइल नहीं चाह पा रहा है कि फिलिस्तीन को भी जगह दे दी जाए, और ताइवान के उस हिस्से पर चीन नहीं चाहता है कि उसको संप्रभुता के विचारों में लाया जाए। हर जगह पर केवल न चाहना ही तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है सर। यूक्रेन के साथ और रूस के साथ भले ही भारतीयों के अपनी जगह विचार हो सकते हैं, लेकिन क्या वह अपने निर्णय लेने के लिए तैयार, स्वतंत्र नहीं है? अगर वो एक सोवेरियन कंट्री है तो एक्सेप्टेंस तो रखना पड़ेगा। अगर एक्सेप्टेंस नहीं है तो झगड़े आपके घर में भी हैं, झगड़े आपके मोहल्ले में भी हैं, और झगड़े आपको दुनिया में भी मिल जाएंगे। सही बात। एग्जैक्टली। सो कह सकते हैं कि अगर हम एक इतने बड़ी डेमोक्रेसी को, इतनी बड़ी चीज़ों को, अगर कोई बहुत बड़ी चीज़ को हम मेंटेन करते हैं तो डेफिनेटली अप्स एंड डाउन्स हर चीज़ में होते हैं, लेकिन स्टिल मैं कह सकता हूँ आज इस चीज़ को प्राउडली हम कह सकते हैं एज अ इंडियन कि आज जिस कंडीशन में हम लोग खड़े हैं 75-76 सब इससे भी बेटर होंगे सर, मैं कहूँगा। और ऐसा भी नहीं है कि हम में बहुत वो है कि हमारा ही कॉन्स्टिट्यूशन सबसे बेस्ट है या हम में कोई स्कोप नहीं है। आई थिंक वो स्कोप हमेशा रहेगा, इसलिए वो सर ने भी बात कही थी अमेंडमेंट की बदलाव नहीं, जैसे सर लेकिन काफी सारी चीजें सीखी जा सकती। बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली। भारत 142 करोड़ की आबादी को लेकर चल रहा है सर, ये पॉइंट मतलब ये कोई साधारण आंकड़ा नहीं है। से सर चाइना में, इसी से मुझे बात याद आई है,
देखो 142 करोड़ की पॉपुलेशन चाइना में भी हो सकती है, मतलब इसके आसपास ही लेकिन है। वो डाइवर्स ही नहीं है ना, डाइवर्स नहीं है वहां पे, तो मतलब एक ही पॉलिसी चलती है कि भाई चाइनीज फर्स्ट आइडेंटिटी। वो जिनजियांग में क्या हो रहा है हम सबको पता है, वो ठीक है कि मतलब किस वो तरीके एक्सेप्ट से भी नहीं लोगों को- करेंगे उसको कि नहीं। मतलब किलिंग हो रही है सर, मतलब खुले लोगों की तौर पर तो। नसबंदी हो रही है, मतलब बहुत ही ज्यादा, मतलब मस्जिद गिराए जा रहे हैं, क्या कुछ नहीं हो रहा है। तो चाइना में जब इतनी बड़ी पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं तो वो चाइनीज फर्स्ट आइडेंटिटी की, सबकी पहली आइडेंटिटी उनकी कि चाइनीज आइडेंटिटी हो, धर्म वगैरह नहीं, बस चाइनीज आइडेंटिटी चाहिए। तो भारत में तो आपकी इतनी आइडेंटिटी है, आपकी ज्योग्राफिकल आइडेंटिटी हो सकती है, भौगोलिक आइडेंटिटी, आपकी जाति की एक आइडेंटिटी हो सकती है, आपकी भाषा की एक आइडेंटिटी हो सकती है, आपकी कल्चर की एक आइडेंटिटी हो सकती है, आपकी बहुत उन तरह की सारी identity आइडेंटिटी हो को साथ लेकर सकती चलना। है। लेकर चलना मतलब, और थोप 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 नहीं रहे ना सर कुछ, तो इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग टू लर्न। थोप, जो ये वर्ड है ना बहुत बढ़िया कि सर ने जो कहा, हमने कभी थोपने की कोशिश नहीं की है। हाँ, एक चीज में जैसे जोड़ना हुआ कि अभी मुझे कई बार बच्चे मिलते हैं, वो कहते सर पिछले कुछ समय से चीजें तो बदल रही है। मैं क्या, नहीं, एक क्रिएटिव सोसाइटी में जब तक कि विवाद नहीं होगा, वाद नहीं होगा, हर पक्ष तो में कोई democracy है। डोमिनेंस और कोई कभी आगे कोई पीछे नहीं होगा, तब तक हम सही राह कैसे पकड़ पाएंगे। तो हम अभी इवोल्व हो रहे और क्रिएटिव सोसाइटी के रूप में और बेहतर परिणाम लाने के रूप में। तो ये घबराए नहीं कि पिछले 10 वर्षों में 15 वर्षों में चीजें कितनी बदल गई है। ये बदलाव ही तो हमें नई चीजें और सिखा रहा है कि हमें इन चीजों से भी रुकना पड़ेगा, कहीं ना कहीं बाउंड्री क्रिएट करनी पड़ेगी। डेफिनेटली। सो आई थिंक ये जो मोमेंट है, इस मोमेंट को हमें बहुत ज़बरदस्त तरीके से पूरे उत्साह के साथ हम सबको सेलिब्रेट करना चाहिए। और अंत में मैं आप सभी को गणतंत्र दिवस की बधाई देना चाहूँगा और सर से बोलना चाहूँगा, सर अपने सभी व्यूअर्स को आप बधाई दें और कंक्लूड करें। हमारी तरफ से सभी लाल लाली और जितने भी देखने वाले लोग हैं सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। केवल गणतंत्र दिवस को छुट्टी का दिन मत मानिए। एटलीस्ट 10 मिनट जब आप इधर उधर की चीजें पढ़ लेते हैं तो भारतीय संविधान में कर्तव्य भी अगर आप पढ़ लोगे, भाग 4A 51A भी पढ़ लोगे, तो यकीन मानो उन कर्तव्यों को भी पूरा कर लो तो इससे ज्यादा बड़ा दायित्व जिंदगी में कोई और नहीं निभाया जा सकता। वो 11 बातें याद कर लीजिए जो भारतीय संविधान में दी हैं। मुझे लगता है भारत को हम विश्व गुरु गारंटेड बना के ले आएंगे। सर क्या कहेंगे आप? बिल्कुल बिल्कुल सर, मतलब रहा है एक समय, दोबारा भी बनेगा। तो आप सभी को इसी नोट पे हम सभी की तरफ से, पूरी अनअकैडमी की तरफ से गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद। जय। हाय एवरीवन, लेट्स क्रैक यूपीएससी हिंदी में आप सभी का भरपूर स्वागत है। वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस समय आप यदि अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको अनअकैडमी दे रहा है फ्लैट 60% का डिस्काउंट और एश्योर ऑफर। क्या होता है एश्योर ऑफर? जिसमें यदि आप 2026 में आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता है तो हम वादा करते हैं कि हम आपको 2027 में पूरी तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएंगे। ये ऑफर बहुत लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए है। इसके लिए जरूरी है कुछ कंडीशंस आपने फुलफिल करनी चाहिए ताकि जेन्युइन विद्यार्थी तक हम पहुंच सके। साथ ही साथ यदि 2025 आप देने जा रहे हैं तो ये क्रैश कोर्स जो आपको 11,999 में दिया जा रहा है, इसमें सबसे बड़ी बात है कि यदि आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करते हैं तो हम आपको मेंस पूरी तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएंगे। तो यदि आप 25-26 की प्लानिंग कर रहे हैं तो ये बेस्ट टाइम है, बेस्ट ऑफर है। पर सबसे ज्यादा जरूरी मैं कहूंगा कि यदि आप सीरियस कैंडिडेट है तो आप इस समय तैयारी करिए। आपके पास पर्याप्त समय रहेगा जब आप अपने सिलेबस को, अपने रिवीजन को और प्रैक्टिस को कंप्लीट कर सकते हैं। तो मिस मत करिएगा, ये ऑफर लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए ही है।